हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में और सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़े से कह सकते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं या सैम्पल पेपर में आए हुए हैं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप करके जाएंगे तो ये कह सकते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो इसलिए मैं आपकी शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को करके जाइए। सिर्फ यही क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो समझ लीजिए आपको फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद हैं और बहुत सारी चीजें आप यहाँ से सीख पाएंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल। तो सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल की निकालना है। तो ये ध्यान रखिए, कुछ ऐसी चीज इसमें जरूर मिलेगी जो पूरे फॉर्मूले को आपके सामने रख देगी। जो हमारे सामने है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद होंगे, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देखी होगी। अगर वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे नेट क्रेडिट परचेज। देखो, याद करने का तरीका कैसे है, पेबल जो यूज होता है वो हमेशा क्रेडिटर या जो भी चीज उधार लेते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। बिल्स पेबल बनता है तो क्रेडिटर वगैरह से रिलेटेड होता है। तो क्रेडिटर के लिए कब कब बनता है क्रेडिटर, जब हम चीजें क्या करते हैं, उधार में लेते हैं, परचेज करते हैं। तो नेट क्रेडिट परचेज यहाँ पर चाहिए। और डिवाइड में आता है एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल, ठीक है। तो इतनी चीज तो समझ आई। अब सबसे पहले इन तीनों में से दो चीजें हमें चाहिए ताकि हम तीसरे को फाइंड कर सकें। ये हमारे सामने गिवन है 4, मगर नेट क्रेडिट परचेज या एवरेज ट्रेड पेबल नहीं गिवन, मगर इन्फॉर्मेशन जरूर गिवन है। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, देखो यहाँ पर परचेज के बारे में दो इन्फॉर्मेशन है कि टोटल परचेज हमारे सामने 15 लाख है और कैश परचेज जो है वो 25% है क्रेडिट परचेज का। कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे सामने गिवन है। अगर हम सॉल्व कर पाएंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखते हैं टोटल परचेज। थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं, टोटल परचेज। टोटल परचेज का फॉर्मूला होता है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। अब इंफॉर्मेशन है टोटल परचेज हमारे सामने 15 लाख। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ 15 लाख रुपीज लिखते हैं। यहाँ पर 15 लाख लिख दिया। अब बोला है क्वेश्चन में कि जो कैश परचेज है वो 25% है क्रेडिट परचेज का। तो मैं यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ क्रेडिट परचेज को। तो ये 25% है एक्स का। तो 25% का मतलब होता है 1/4 ऑफ एक्स प्लस एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5x/4। एलसीएम लिया हमने, ठीक है। एलसीएम लिया, 4 एलसीएम आया तो 1x प्लस 4x। तो यहाँ पर 5x बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 15 लाख। तो यहाँ पर लिख दिया 15 लाख। अब क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से निकालनी है, 15 लाख इंटू 4/5। इसको सोल्व कर लेना तो यहाँ से कुछ निकल के आ जाएगी आपके सामने, जो निकल के आएगी 12 लाख। ये हमारा एक्स आ गया। और एक्स से हमें चाहिए था क्योंकि क्रेडिट परचेज चाहिए था, तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 लाख डिवाइड में। अब एवरेज ट्रेड पेबल हमें चाहिए, जिसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया एटीपी। यहाँ पर एटीपी हमारे सामने निकल के आ जाएगा। तो क्रॉस लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 12 लाख डिवाइड में 4। तो निकल के आया 3 लाख। इतनी चीजें समझ आ गई। अब देखो, ये तो चीजें हो गई हमारे सामने। अब हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि क्लोजिंग ट्रेड पेबल आर 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल। तो यहाँ पर हमें एटीपी का फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एटीपी का फॉर्मूला, एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइड में 2, ठीक है। ये हमारे सामने अभी हमने फाइंड आउट किया तो ये 3 लाख आ गया।
ठीक है, 3 लाख आ गया। ओपनिंग के बारे में क्या गिवन है इंफॉर्मेशन, ओपनिंग जो क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग आर 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग, 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग। तो यहाँ पर ओपनिंग तो ऐसा ही है, ओपनिंग को चाहे तुम कुछ भी मान सकते हो, एक्स हम ऑलरेडी मान चुके तो वाई मान लेता हूँ मैं कुछ समय के लिए। यहाँ पर लिख देता हूँ लेट ओपनिंग ट्रेड पेबल इक्वल टू वाई। तो वाई, ये ट्वाइस ऑफ वाई है क्लोजिंग, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 लाख इक्वल टू 3 वाई। तो वाई की वैल्यू हमारे सामने आ गई 2 लाख। अब वाई 2 लाख आ चुका है, मगर हमें क्लोजिंग भी चाहिए, तो ये ओपनिंग तो वही इतना आ चुका है, तो जो क्लोजिंग है वो क्या है, ट्रेड पेबल 2 वाई, तो 2 × 2 लाख, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 4 लाख रुपीज। तो दोनों वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो ये बिल्कुल स्टेप वाइज चीजें की हमने। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें ट्रेड पेबल्स को ढूंढना है, ट्रेड पेबल्स आपके सामने आ जाएंगे। जैसे ही आप ट्रेड पेबल को ढूंढते हैं तो वहां से एक फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद वहां से एक चीज पता चलेगी कि नेट क्रेडिट परचेज। अब नेट क्रेडिट परचेज की चीजें ढूंढनी है कि वो किसमें निकल के आती है, ट्रेड पे टोटल परचेज में। तो ये चीज ये ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से और बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने चीजों को कवर किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे तरीके हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अगर ये अच्छे तरीके से आप करके जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके पास बहुत कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सब चीजें देखेंगे अच्छे तरीके से। देखो वीडियो देखो, बहुत सारी वीडियो होंगी जिसमें सबने 100 क्वेश्चंस दिए, पर हमें करने ही नहीं है ना। हमने सबसे पहले क्या किया, फॉर्मूले वाली वीडियो देखी जिसमें सारी चीजें कराई। अब हम क्वेश्चन वाली वीडियो में करते हैं जिसमें हम सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, और स्टेप वाइज चीजें कैसे करना है, करने का तरीका आना चाहिए, बाकी चीजें इजी हो जाती हैं। तो कैलकुलेट क्या करना है यहाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कुछ इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्मूला लिख लिया। तो फॉर्मूला लिख लिया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस, इसके अलावा कुछ अलग चीजें हैं ही नहीं। तो क्या आता है यहाँ पर निकालना, प्रॉफिट बिफोर, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या हुआ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। तो इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है आफ्टर टैक्स 3 लाख और टैक्स की अमाउंट गिवन है 1 लाख। ठीक है, और इंटरेस्ट हमारे सामने कहाँ से आ जाएगा, अगर इंटरेस्ट ध्यान दे तो ये वाली चीज जो परसेंटेज होती है ये हमें इंटरेस्ट बताती है। तो यहाँ पे 10% होगा 8 लाख का हमारे पास इंटरेस्ट। अब देखो फॉर्मूला कैसे है, हमें क्या निकालना, बिफोर निकालना है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ कि कैसे फॉर्मूला बना, ये कैसे तरीके से हुआ। कुछ भी चीजें अगर होती हैं, देखो बिफोर का जो फॉर्मूला बनता है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट बिफोर, हमें इंटरेस्ट से पहले जाना है, हमारे सामने आफ्टर की चीजें हैं। यहाँ पर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर की चीजें तो लिखना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना होता है, जब बिफोर से हम क्या करते हैं, बिफोर था तो बिफोर में चीजें क्या लिखते थे हम, नोट्स में से वो चीजें हटा के देते थे और टैक्स वगैरह पे कर देते थे। मगर यहाँ हमने इंटरेस्ट पे नहीं करना, तो यहाँ प्लस प्लस इंटरेस्ट, कुछ इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। समझने की कोशिश करना, अगर आफ्टर गिवन है तो प्लस प्लस करके दोनों चीजों को लिख देना है। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट। अगर बिफोर की, अगर हमें आफ्टर कैलकुलेट करना होता तो हम दोनों को चीजों क्या करते, माइनस करते। यहाँ पर ये चीज क्या है हमारे सामने, ये हमारे सामने 3 लाख, 3 लाख, यहाँ पर लिख रहे हैं 3 लाख, ये हमारे सामने है 1 लाख, और ये देखो 8 लाख का 10%। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 80,000, या डायरेक्ट लिखा लेना 10%, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाएगा 80,000, यहाँ पे लिख देना 80,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4,80,000। ये हमारे सामने आ चुका है। तो फर्स्ट चीज हमारे सामने आ चुकी है 4,80,000।
ठीक है, इतनी चीज हमारे सामने आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। सेकंड टारगेट होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखना होगा, क्योंकि इसके काफी सारे फॉर्मूले हैं जो हमारे सामने कैपिटल एम्प्लॉयड के। कैपिटल एम्प्लॉयड के क्या क्या फॉर्मूले हैं, अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन करूँ तो शेयर होल्डर फंड प्लस डिवेंचर, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या कह सकते हैं नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो वहां से भी चीजें निकल सकती है, और सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमारे सामने गिवन है। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पर आएगा 24 लाख, और इन तीनों को ऐड करूंगा तब भी 20, अच्छा ये माइनस करना ना करंट लायबिलिटी, तो तब भी 24 लाख। तो दोनों से मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ये दोनों के दोनों में से आप कोई भी एक फॉर्मूला लगाइए, दोनों से सेम आंसर आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर होल्डर फंड प्लस डिवेंचर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 लाख प्लस 8 लाख, यहाँ पर आ गया 24 लाख। इसके बाद और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला इक्वल टू नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल को हम क्या लिखते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये है हमारे सामने 21 प्लस 5 लाख माइनस 2 लाख। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 24, यहाँ पे लिखना है 24 लाख। ठीक है, 10 10 10 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20। तो 20% हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो ये सिंपल तरीका था चीज़ों करने का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है। कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं तो चीज़ों को ध्यान से रखना है, बस आपको अपने दिमाग के अंदर। देखो सबसे पहले आप दो चीज़ें पूछिए, क्विक रेशो और इन्वेंट्री टर्नओवर। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइड में करंट लायबिलिटीज, ये कुछ फॉर्मूला होता है। तो आप क्विक एसेट्स हमारे सामने गिवन नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्विक एसेट्स इक्वल टू में करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो करंट एसेट्स हमारे सामने 4 लाख है, तो यहाँ पर लिखो 4 लाख माइनस इन्वेंट्री कितनी है 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन, तो जीरो मानते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगी 3 लाख। तो ये आ गया 3 लाख। अब करंट लायबिलिटी चाहिए, तो करंट लायबिलिटी डायरेक्ट गिवन, तो यहाँ पर आएगा 3 लाख डिवाइड में 2 लाख, तो रेशो आ जाएगा 3:1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पर लिखते हैं इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड में एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस हमारे सामने होना चाहिए, तो सीओजीएस का क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। सीओजीएस 10 लाख यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर ले देते हैं सीओजीएस के बारे में। सीओजीएस नहीं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, तो यहाँ पर लिखते हैं रिवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख माइनस, देखो यहाँ पर दिया 20%। अगर किसी भी चीज में 20% कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो 20% शायद इसी का है 20%, यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो इसको हम सेल्स पर ही मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8 लाख। ठीक है, अगर लिखा होगा कि कोस्ट पर है तो हम कोस्ट का कुछ परसेंटेज मानते हैं। तो सीओजीएस के बारे में अब हमारे इंफॉर्मेशन आ गई 8 लाख। ठीक है, इतनी चीज आ गई है हमारे सामने। अब हमारे सामने क्या नई चीज गिवन नहीं, क्या गिवन है यहाँ पर, गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, और हमें किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। एवरेज हमें चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री चाहिए कि एवरेज इन्वेंट्री हमारे सामने, अच्छा इन्वेंट्री हमारे सामने गिवन तो है, हाँ ये रही इन्वेंट्री। तो यहाँ पर क्लोजिंग ओपनिंग नहीं गिवन है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट लिख देना है 1 लाख। यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख, तो रेशो आ जाएगा 8/, बस इतना सा काम करना है, इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं करना। ठीक है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर देखो, ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए कंसीडर की, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट एक ही साथ है, तो ये हम सेल पर ही कंसीडर करके चलते हैं। अगर मैं इसको सीओजीएस के तौर पर मानता हूँ तो ये चीजें गलत, अगर नहीं बोला तो यहाँ पर इस चीज से ही मानना है कि ये सेल्स पर ही गिवन है। अगर ऑन कोस्ट बोला होता तो कोस्ट को हम सीओजीएस पे ही मानते, अदरवाइज ये इसका 20% है तो डायरेक्ट 20% मानकर इससे में माइनस कर देना है। और एवरेज इन्वेंट्री के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो ध्यान रखना कि इन्वेंट्री के बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो इसमें इनकम टैक्स इस वाले फॉर्मूले का कोई यूज मत करना। इन्वेंट्री नहीं गिवन तो ये हमें यही एवरेज मानिए, यही मान लेते हैं एवरेज, क्योंकि यही हमारे सामने इन्वेंट्री गिवन है, तो यही क्लोजिंग प्लस ओपनिंग गिवन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। देखो जैसे यहाँ पर गिवन है कोस्ट पर, तो हमें साफ बोला हुआ है कि ये जो गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट, मतलब जो ग्रोस प्रॉफिट है वो हमारा किस पे गिवन है, हमारा गिवन है वो किस चीज पर गिवन है, ध्यान से पढ़ो कि ये चीज गिवन है कोस्ट पर, तो ये सीओजीएस जो हम निकालेंगे उस पर गिवन है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट इक्वल टू में ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू में रेशियो इक्वल टू में ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो किस तरीके से मानना है, अब हमारे सामने क्या ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, क्या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, इन दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें इनको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करना है देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले जो गिवन है इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, सीओजीएस इक्वल टू में एवरेज टर्नओवर, एवरेज इन्वेंट्री। तो क्या यहाँ से एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगी, यहाँ से एवरेज इन्वेंट्री के सहारे से सीओजीएस निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है इन्वेंट्री टर्न टर्न ओवर रेशियो इक्वल टू में सीओजीएस बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पर सीओजीएस हमें कैलकुलेट करना है, एवरेज जो इन्वेंट्री है वो 6 टाइम है, सॉरी इन्वेंट्री टर्नओवर 6 है और एवरेज इन्वेंट्री हमारे सामने 4 लाख है। तो सीओजीएस हमारे सामने आ जाएगा निकल कर 24 लाख। ठीक है, अब ग्रोस प्रॉफिट के बारे में क्या गिवन है कि वो 25% है, तो 25% किस पे, कोस्ट पे। तो कोस्ट का मतलब सीओजीएस पे, तो यहाँ पर क्या करना है 24 लाख इंटू 25%, या हम कह सकते हैं 1/4, इसका मतलब होता है 1/4, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये क्या है 24 लाख डिवाइड में 4 कर सकते हो डायरेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 लाख। अच्छा अभी क्या चीजें खत्म हो गई, हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी तो चाहिए। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, रिवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन इक्वल टू में COGS प्लस ग्रोस प्रॉफिट, इक्वल टू में COGS प्लस ग्रोस प्रॉफिट। ये चीज आप ध्यान रखना, ये कैसे आया, ये फॉर्मूला होता है COGS इक्वल टू में नेट सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट, तो ग्रोस प्रॉफिट दूसरी तरफ चला जाएगा और यहां से चीज आ जाएगी, तो यहां पर लिखना है 24 लाख प्लस 6 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 लाख, तो ये आ जाएगा 30 लाख। तो ध्यान से, कुछ भी अलग नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी चीजें हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे सामने कितना है, 6 लाख डिवाइड में 30 लाख इंटू 100। तो यहाँ से देखो एक एक, ये दो जीरो से कैंसिल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, और ये आ जाएगा यहाँ पर 20। तो आंसर कितना निकल के आएगा, 20%। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल से तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि इसमें चीजें पूछी गई हैं कि क्या इंप्रूव है, क्या रिड्यूस है, क्या रिड्यूस नहीं है। हमें लिखना तो सिर्फ रिड्यूस और वो है, मगर सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो यहाँ पर बोल रहा है करंट रेशो, और देखो जो ये क्वेश्चन आता है ये ज्यादातर पहली कुछ रेशो से ही आता है, करंट रेशो या कोई असेट से आता है, इसके अलावा कहीं और से ये क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आता। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें बोला गया है द करंट रेशो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। अगर करंट रेशो 2:1 है तो यहाँ पर करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटी, मैं सपोज करो यहाँ पर इसको 20 लाख मान लो या 2 लाख मान लेता हूँ, 2 लाख मान लेता हूँ, अगर छोटी डिजिट है तो यहाँ पर इस तरीके से मान लो। अब क्वेश्चन में जो चीजें पूछी गई है वो उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बोला गया है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर मैं क्रेडिट पर परचेज करता हूँ तो सोचने वाली बात देखो, क्रेडिट पर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारी क्या चीजें बढ़ रही है, क्या चीजें, करंट एसेट्स बढ़ रही है और लायबिलिटी भी तो बढ़ रही है साथ में। तो दोनों की दोनों चीजें बढ़ रही हैं, दोनों चीजें जैसी ही बढ़ी तो यहाँ पर कितना आ गया, 2,40,000 और 1,40,000। तो रेशियो देखो 1 2 3, 1 2 3 4, और यहाँ पर 12/7, इट मीन्स 0 पॉइंट। देखो रेशियो जो है, अगर मैं रेशियो पॉइंट में निकालता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 1.7, ठीक है, 1.7 समथिंग। तो यहाँ पर देखो ये 2 से 1.7 होगी रेशियो, तो इसका मतलब ये चीज क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है, रिड्यूस कर रही है। किस लिए रिड्यूस कर रही है, क्योंकि यहाँ पर करंट एसेट्स भी बढ़ रहा है और करंट लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर रीजन क्या लिखना है, मैं रीजन लिख के बता देता हूँ। रीजन क्या लिखना है, रीजन कुछ इस तरीके से लिखना है, करंट असेट्स एज वेल एज current liability would increase by the same amount, then current ratio would reduce। ठीक है, और सिंपल सा तरीके से अब इस तरीके से चीजें करेंगे, बात समझ आई। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को सेल किया है 8,000 में, मगर 2,000 रुपए का क्या किया है, इसमें लॉस हुआ है हमें। तो यहाँ पर कोई लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि जब भी अगर कुछ भी हम सेल करते हैं, सेल करते हैं, तो ध्यान से देखो, सेल करने पर पैसा आता है हमें, पैसा बढ़ता है, तो पैसा बढ़ने का मतलब है करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी, और करंट एसेट्स इंक्रीज होगी तो इसका मतलब चीजें क्या हो जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगी। करंट एसेट्स बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी सेम है, तो यहां पर रीजन लिख सकते हो कि करंट एसेट्स वुड इंक्रीज एंड करंट लायबिलिटी वुड सेम, सो द रेशियो विल बिकम इंप्रूव, क्योंकि पैसा बढ़ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में बोला है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स बीआर होते हैं, बी, ठीक है, बीआर या डेटर का नाम ले सकते हैं हम, अगर चीजों को अगर बिल में बनाए तो यहाँ पर डेटर भी, डेटर कैश उनसे रिसीव्ड हो गया तो डेटर कम हो गया और कैश रिसीव हो गया, तो दोनों की दोनों चीजें क्या हुई, करंट एसेट्स में ही चीजें हुई, और जब दोनों एक ही जगह पे हुई तो रेशो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर सेम रेशो रहेगा। ठीक है, ना ही करंट एसेट्स इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, ना करंट इंक्रीज होगी और करंट डिक्रीज होगी, तो दोनों दोनों क्या हो जाएंगी, सेम रहेंगी। तो सेम रहने की वजह से जो रेशो है वो भी क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे लिखते हैं नोट चेंज। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखना।
अब डी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। डी ऑप्शन में बोला इशूड इक्विटी शेयर, इशू किए गए हैं इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं। तो यहाँ पर देखो क्या चीज इंक्रीज होगी, क्या चीज डिक्रीज होगी। अगर मैं इन यहाँ पर इशू कर रहा हूं इक्विटी शेयर, तो क्या मेरा रेशो इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, करंट एसेट्स जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। करंट एसेट्स कैसे इंक्रीज होगी, यहाँ पर देखो जब भी ये क्वेश्चन करने जाओ तो सबसे पहले क्या करना कि ये चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये आप बैठकर देखो। ठीक है, ये सबसे पहले पढ़ो कि भाई क्या चीज इंक्रीज कर रही है, क्या चीज डिक्रीज कर रही है। ठीक है, क्या, क्योंकि क्या कहता है जब भी इक्विटी शेयर इंक्रीज करता है तो क्या करता है, वो पैसा लेकर आता है। जब पैसा लेकर आता है तो पैसा लेके आने का मतलब है कि करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मगर करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो तो सेम ही है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो बस इतनी चीज यहाँ पर लिखनी है। तो इस तरीके से चीजों को समझना, ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि जब भी इक्विटी शेयर्स, ये मैं सोच रहा है भाई ये लायबिलिटी से रिलेटेड है, ये करंट लायबिलिटी नहीं है, हमारी लायबिलिटी नहीं होती, शेयर होल्डर्स होते हैं। मगर जब इशू करते हैं तो कंपनी के पास पैसा आता है, जब हमने शेयर इशू किए हैं तो कंपनी के पास पैसा आ गया है, पैसा आ गया है तो करंट एसेट्स इंक्रीज हो गया, और करंट एसेट्स इंक्रीज होगी तो समझ लेना क्या होगा, रेशियो भी तो बढ़ गया। अगर करंट एसेट सपोज करो 6 लाख से थी, यहाँ 6 लाख से इंक्रीज हो रही है, तो 2 लाख ऑलरेडी पहले थी, तो यहाँ पर कितनी हो गई, 8 लाख हो गई। और ये जो थी लायबिलिटी कितनी थी, 1 लाख, तो 8:1 इसका आंसर बन जाएगा। तो 2 से 8 होगी तो रेशो बढ़ गया ना, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है भाई साहब कि टोटल एसेट्स टू डेप्थ निकालना है। टोटल एसेट्स का टू डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये वाला तो सबसे इजी है, यहाँ पे यही चीज फॉर्मूले में लेके आ रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं टोटल एसेट्स बटे में टोटल डेप्थ, लिख दी यहाँ पर। तो टोटल एसेट्स हमें निकालना होगा। क्या टोटल एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है। जब या तो देखो मैंने बैलेंस शीट बनवाई थी, यहाँ पर लिखा था टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स या तो एसेट साइड से निकलेगा या फिर लायबिलिटी साइड से, दोनों साइड से निकल सकता है। अब यहाँ पे लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन ज्यादा गिवन है तो लायबिलिटी साइड से निकाल लो। लायबिलिटी साइड से टोटल एसेट्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल एसेट्स इक्वल टू में शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेप्थ। तो शेयर होल्डर फंड कितने हैं यहाँ पर, 7,50,000 प्लस टोटल डेप्थ यहाँ पर कितनी है, 19,50,000। दोनों को ऐड किया तो बन गया 27 लाख। या भी टोटल एसेट्स। अब डेप्थ निकालनी है तो यहाँ पर डेप्थ कैसे निकलेगी, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए यहाँ पे, नॉन करंट चाहिए डेप्थ। तो यहाँ पर आता है टोटल डेप्थ माइनस करंट, करंट लायबिलिटीज। क्या करंट लायबिलिटीज यहाँ इंफॉर्मेशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है। ध्यान से देखो करंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन कैसे गिवन है। करंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन इस तरीके से गिवन है क्योंकि हमारे सामने वर्किंग कैपिटल गिवन है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास 6,50,000 गिवन है, ये हमारे सामने 11 लाख गिवन है, माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को इधर ले आओ, 11 लाख में से माइनस कर दो 6,50,000, एक जीरो ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो निकल के आएंगी वो आएगी 4,50,000। तो ये बन गई 4,50,000। ठीक है, और यहाँ पर ये है 19,50,000। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 15 लाख। तो ये आ गया 15 लाख। अब 15 लाख फॉर्मूले में अब क्या पुट करने हैं, यहाँ पर आएगा 27 लाख डिवाइड में 15 लाख। ये सारी जीरो कैंसिल, ये 9 से कैंसिल। ठीक है, 9 से कैंसिल, ये आएगा 9/5। तो यहाँ पर बनेगा रेशो 9/5, इट मीन्स 1.8/1 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से सिंपल से तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब क्वेश्चन में हमारे सामने फिर दोबारा क्विक रेशो का क्वेश्चन गिवन है। और सेम चीज मैंने बताया ना, दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं।
ये ध्यान रखना कि दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। करंट एसेट्स का क्वेश्चन आएगा या फिर क्विक रेशियो का क्वेश्चन आएगा, जो अगर रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर क्या करने ना, यहाँ पर दिमाग लगाना होगा। सिंपल सी चीज है कि क्या चीज बढ़ रही है क्या चीज घट रही है। अगर देखो करंट लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है तो यहाँ पर रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। अगर करंट लायबिलिटी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, तो समझ लेना कोई इफेक्ट, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ये चीज सेम चीज है, बस इन्वेंट्री तो हटा। देखो क्विक रेशियो बनता कैसे, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशियो इक्वल टू में क्विक असेट्स बटे में करंट लायबिलिटी, यही तो फॉर्मूला है। अब क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि क्विक एसेट्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री तो हटाना। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटाना है, मतलब स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ भी गिवन हो उससे कोई मतलब नहीं रखना, उससे कोई मतलब नहीं रखना, बाकी सब चीजें सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी, या मैं लिख सकता हूँ करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, और प्रीपेड तो बहुत कम गिवन होता है प्रीपेड, बट ए में करंट लायबिलिटी, यही तो फॉर्मूला है, कुछ अलग थोड़ी फॉर्मूला। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जब भी क्रेडिट से परचेज होगा तो भाई साहब करंट लायबिलिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और करंट लायबिलिटी जैसे ही बढ़ेगी तो समझ जाना कि रेशियो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो गए, देखो कि बेसिकली क्या कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखा ना कि जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड कर दिए तो पैसा गया ना, करंट एसेट्स कम हो गए, कैश चला गया, और करंट लायबिलिटी भी तो कम हो गई। मगर जब भी दोनों चीजें सेम अमाउंट से घटे तो समझ जाना ये रिड्यूस हो रहा है। नहीं आता तो अमाउंट मान लो कोई, अमाउंट क्या मानते हैं हम, जैसे मानते हैं मैं 40,000 मान लिया मैंने, पहले रेशियो था 40,000, 40,000 डिवाइड में 5,000, या ऐसा ना मान के यहाँ पर थोड़ा सा रेशियो, देखो ये जो रेशियो है ये इस तरीके से बना है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अमाउंट लेना भी सिखा देता हूँ। ये 8/10 बनना चाहिए रेशियो, या कह सकते हैं 4/5 बनना चाहिए। तो इसको आप मान लो 40,000 डिवाइड में 50,000, इस तरीके से मान सकते हो 50,000, ठीक है। तो 40 बस जीरो ही तो ज्यादा लगाने। अब इसमें से कैश कम हो गया तो यहाँ से कैश माइनस हो जाएगा, कैश हट जाएगा, और लायबिलिटी भी तो कम होगी। अब सोचो सेम अमाउंट से कम होगी, यहाँ पर है 40,000 और सपोज करता हूँ मैं 1,000 रुपए से कैश कम हो गया, और 1,000 रुपए से यहाँ पर लायबिलिटी कम होगी। तो ध्यान से देखो, या 10,000 मान लेते हैं, चलो थोड़ी बड़ी अमाउंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 30,000, यहाँ पर आ गया 40,000, ये 3 जीरो यहाँ से ये जीरो, 3/4 होगी, 3/4 होगी। 3/4 का मतलब तो 0 पॉइंट, देखो ध्यान से देखो ना, यहाँ पर अगर 30 का मतलब 7 आ गया तो ये कम कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्विक असेट्स में से कैश कम हो जाएगा, क्विक असेट्स में से कैश कम हो जाएगा, और साथ में करंट लायबिलिटी में से क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। अब बोला है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट एट ए लॉस, 20% लॉस, किस में इफेक्ट पड़ेगा, कैश पे इफेक्ट पड़ेगा भाई। कुछ असेट्स बेचिए तो कैश यहाँ पर चीजें बढ़ा रहा है, कैश बढ़ा रहा है, कैश बढ़ा रहा है मतलब करंट एसेट्स बढ़ा रहा है, ऊपर वाली चीज बढ़ रही है, ऊपर वाली चीज बढ़ रही है, तो हमारा रेशियो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देना करंट एसेट्स इंक्रीज, करंट एसेट्स इंक्रीज तो कोई एसेट्स इंक्रीज, बस इतना सा सिंपल सा लिखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट के बारे में बताया, क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर। देखो यहाँ पर डिवेंचर इशू की है, और प्रीमियम टू वेंडर्स, वेंडर को इशू किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा कि कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब नो चेंज होगा, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो एक एक चीज हमने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे करने जरूरी नहीं है, सिर्फ वो क्वेश्चंस करे जाएं जो पेपर में आ रहे हैं, सिर्फ इतना सिंपल सा काम करना है। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये दूसरा क्वेश्चन है ट्रेड रिसीवेबल का। तो ये मान के चलो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा, ये दोनों चीज रेशियो है जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो ट्रेड रिसीवेबल टर्न, शायद टर्नओवर का था पहले, कोई इन्वेंट्री टर्नओवर का था, तो जो भी है मतलब रेशियो ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने से पहले भाई साहब फॉर्मूला लिख लो इसका। अगर आपने इसका फॉर्मूला लिख लिया तो समझ जाओ कि क्वेश्चन आपके हाथ में है। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो समझ जाना कि क्वेश्चन आपके हाथ से निकल गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला जैसे आप लिखोगे आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपके लिए मुश्किल होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला आता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड में एवरेज ट्रेड रिसीवर। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब क्वेश्चन में क्या है, हमें क्रेडिट मतलब क्रेडिट सेल ढूंढनी है। क्रेडिट सेल ढूंढने के लिए हमारे पास कैश सेल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, और हमारे सामने सीओजीएस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है 25%, और 20% क्या गिवन है, सेल ओपनिंग डेटर 1 लाख क्लोजिंग डेटर। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है भाई साहब। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्लोजिंग। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें गिवन है। अब की बात, तो ये चीज ध्यान रखना कि क्लोजिंग रुपीज इतना। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग और क्लोजिंग भी गिवन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने गिवन हो गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रेडिट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो क्रेडिट सेल के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नेट सेल चाहिए। तो नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल का फॉर्मूला होता है, या कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ नेट सेल, इसको हम नेट सेल भी कहते हैं, इक्वल टू में सीओजीएस, सीओजीएस कह लो, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लो, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सीओजीएस हमारे सामने 6 लाख है, और ये 25% इसका ये गिवन है। तो 6 लाख प्लस 25% ऑफ 6 लाख। 25 को हम क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1/4, ये से कैंसिल, तो 1,50,000। तो ये आ गया 7,50,000, 7,50,000। ठीक है, 7,50,000 रुपये यहाँ तक हो गए। अब इससे आगे क्या करना है, 7,50,000 तो आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है कि कैश सेल जो है वो 20% है टोटल सेल का। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सेल या नेट सेल। देखो टोटल सेल जब रिटर्न गिवन ही नहीं तो रिटर्न की इंफॉर्मेशन, तो इसको भी हम टोटल सेल मानेंगे, इक्वल टू में कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे सामने 7,50,000 है। अब ये जो है 20% है इसका, तो 20% इंटू 7,50,000, 7,50,000 का 20%। तो 20% का मतलब यहाँ पे परसेंटेज हटाया और यहाँ पर आ गया 100। तो परसेंटेज को हटा देते हैं, यहाँ पर आ गया 100। तो 1/5, 5 से कैंसिल, 1,50,000 क्रेडिट सेल। तो यहाँ पर क्रेडिट सेल कितनी आ जाएगी, 7,50,000 माइनस 1,50,000। तो क्रेडिट सेल आ जाएगी 5 लाख। तो एक चीज हमने अचीव कर ली है। क्या अचीव किया हमने, हमने ये चीज यहाँ से क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल दिया है। 5 है, 6 लाख है, सॉरी 6 लाख है, यहाँ पर 6 लाख है। तो यहाँ पर ये चीज आ गई 6। तो ये चीज हमने अचीव कर लिया। अब आता है ट्रेड पेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ट्रेड पेबल्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, देखो हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो हमारे लिए यूजलेस है। हमें ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर गिवन है, तो वही क्या होता है, ट्रेड पेबल होता है। एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल टू में ओपनिंग, ओपनिंग अगर हमारे सामने बी आर गिवन होता तो हम शायद ऐड करते, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड में 2। तो यहाँ पर आएगा 3 लाख डिवाइड में 2। तो 1,50,000 यहाँ से बन जाएगा। तो 1,50,000 यहाँ पर मुझे लिख देना।
ये चीज आ जाएगी और ये से डायरेक्ट 4 कैंसिल, तो 4 टाइम्स इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारा जो आंसर आया वो 4 टाइम्स आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, तो समझ जाना कि अगर ये चीज मिल रही है तो सिंपल से तरीके से हम निकाल पा रहे हैं। अब देखो ये वाली चीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना है, फिर उसके बाद आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला एक कंपनी had a liquid ratio 1.5, current ratio and 2 ratio of 2, and inventory turn ratio 6 times. It has the current assets 8. Find out the annual sale if the gold sold at 25% on cost. ये क्वेश्चन में बोला। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगेगा कि भाई साहब तीन तीन रेशियो हमारे सामने गिवन है, लिक्विड रेशियो गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर गिवन है और टोटल करंट एसेट गिवन है हमारे पास। तो ऐसे जब भी चीजें गिवन हो तो सिर्फ आपको क्या दिमाग में रखना है कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे सेल चाहिए, मुझे सेल निकालनी है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हमारे पास सीओजीएस होना चाहिए और ग्रोस प्रॉफिट होना चाहिए, यही दोनों चीजें होनी चाहिए। किसी तरीके से सीओजीएस निकल जाए और ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाए तो शायद हमारा काम बन जाएगा। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिखूं इन्वेंट्री का फॉर्मूला, तो इन्वेंट्री बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इक्वल टू में यहाँ पर आएगा सीओजीएस डिवाइड में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री ये 6 टाइम है, ये सीओजीएस भी नहीं गिवन है हमारे सामने और यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री भी तो नहीं गिवन, तो इन्वेंट्री भी तो चाहिए। तो इन्वेंट्री के लिए हमारे पास लिक्विड एसेट्स गिवन है क्योंकि उसमें से माइनस करके निकलती है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लिक्विड एसेट्स इक्वल टू में क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स हमारे सामने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट रेशियो चाहिए क्योंकि करंट लायबिलिटी भी हमारे सामने नहीं गिवन। तो यहाँ पर ध्यान दो, क्या मैं लिख सकता हूं कि करंट एसेट्स डिवाइड में करंट लायबिलिटी, और ये दो एक है, दो एक है। टोटल करंट एसेट्स हमारे सामने 8 लाख है, 8 लाख डिवाइड में करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी 4 लाख। ठीक है, स्टार्टिंग से ही चलना है। तो यहाँ पर ये 4 लाख आ गया, यहाँ पर इसका फॉर्मूला था करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, प्रीपेड के बारे में नई इंफॉर्मेशन गिवन तो हटाओ उसको। 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1.5 को, यहाँ पर लिखेंगे 8 लाख माइनस इन्वेंट्री और 1.5 इंटू 4 लाख, तो यहाँ पर 6 लाख बन जाएगा। 8 लाख माइनस इन्वेंट्री। देखो है सिंपल क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर्स के ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ आपको थोड़ी सी टेक्निक आनी चाहिए, थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए, भाई ये चीज इस तरीके से ऐसे ऐसे बात करती है। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए आ गया। अब देखो यहाँ पर मैं 2 लाख पुट कर दूं इसमें, तो सीओजीएस आ जाएगा हमारे सामने 12 लाख। सीओजीएस आ गया। अब देखो सीओजीएस से रिलेटेड क्या गिवन है, हमारे सामने ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन सीओजीएस है, तो मतलब 1/4 ऑफ 12 लाख, इट मीन्स 3 लाख। यहाँ से आ गया, तो सेल्स निकालनी है हमें, सेल्स निकालनी है, तो सेल्स का फॉर्मूला होता है सीओजीएस प्लस ग्रोस प्रॉफिट, तो 12 लाख प्लस 3 लाख, यहाँ पर आ जाएगा 15 लाख। बस इतना सा काम करना था हमें और क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। थोड़ी सी मुश्किल जरूर लगा मगर क्वेश्चन बहुत अच्छा था और बहुत तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला भाई, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। ठीक है, बिल्कुल निकाल देंगे भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है, देखो फॉर्मूला साथ ही लिखा है और अभी हमने ऊपर भी कैपिटल एम्प्लॉयड के मैंने दो फॉर्मूले लिखवाए हैं और डेब्ट का भी फॉर्मूला लिखवाया है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज लिख दिया। अब डेप्थ हमारे सामने कितने गिवन है, डेप्थ हमारे सामने कुछ गिवन है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो शेयर होल्डर और डिवेंचर गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, नॉन करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो सब चीजें हम निकाल देंगे, सब चीजें कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तो 7,50,000 है डेप्थ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड अभी फॉर्मूला भी लिखवाया है मैंने पर, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड कर दे, शेयर होल्डर फंड और डिवेंचर को ऐड कर दे, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा, तो ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ पर आएगा 7,50,000 डिवाइड में 22,50,000। ठीक है, तो रेशो बन जाएगी यहाँ पर 1/3, तो इट मीन 0.33 टाइम्स इसका आंसर बन जाएगा। इतनी चीज हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने मोस्टली, ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये सभी के सभी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक थोड़ी थोड़ी लंबी जरूर वीडियो हो गई है, मगर सारे के सारे जो क्वेश्चंस है एग्जाम में जो आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो का, तो सारे के सारे रेशियोज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी पूरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे। इससे पहले वीडियो जरूर देख के आना, जिसमें हमने फॉर्मूले किया और मैंने करने का तरीका भी आपको बताया कि इस तरीके से करना है। कभी भी चीजें इस तरीके से मत करना ही डायरेक्ट पहले सब चीजें निकालने जाओ। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो कि क्या हमें पूछा गया है, फॉर्मूले के बाद चीजों को ढूंढो कि क्या चीज करनी है, किस तरीके से करनी है, बस इतना ही करना है, इससे फालतू कुछ भी नहीं करना। अगर आप चीजों को समझदारी से करोगे तो क्वेश्चन आपके लिए सेकंडों में हो जाएगा। अगर समझदारी से क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपके लिए मुश्किलें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जब तक आप शेयर नहीं करोगे आपके लिए वीडियो नहीं आ पाएंगी रेगुलरली। और बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है जो आपके लिए बहुत कीमती है। तो उम्मीद करता हूँ आज इतना ही। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो आपको, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।